नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 76 बात करता है कि विद रेफरेंस टू दी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यानी कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, पहला बात कर रहा है कि ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो कैग है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का क्या है, हेड है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरी बात करता है ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years और 60 years विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक, तो देखा जाए वैसे कि ये जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो कैग है बेसिकली वो 5 साल या 70 साल जो भी पहले हो इसके लिए नहीं, बेसिकली वो यहाँ पर 6 years, ठीक, या तो 6 साल के लिए या फिर 65 years, जो भी इनमें से पहले पहुँच जाएगा, पहले रीच कर जाएगा, वहाँ तक का वो टर्म अपना होल्ड करता है। द थर्ड स्टेटमेंट इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट दी कैग इन दी पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, यानी कि जो यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे करेंट टाइम पे हमारी जो सीतारमन है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, तो वो क्या कैग अगर अब्सेंट है तो क्या पार्लियामेंट में कैग की जगह वो बैठ सकती हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी जगह और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 76 का अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब कैग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैग जो है बेसिकली कैग का जो मेंशन है वो आर्टिकल 148 में है। तो इसका मतलब जो कैग कैसी बॉडी है, कैग इज़ दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो पहले तो चीज़ तो ये बताना चाहिए कि कैग कैसी बॉडी है। कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 148। कैग करता क्या है, कैग देखिए इसका जो नाम है, पूरा नाम है इसका कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन काम ये जो करता है वो कंट्रोलिंग के नहीं करती है, ये सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम करता है। यानी कि इसका जो फंक्शन है, इसके जो वर्क है वो सिर्फ क्या है, ऑडिटिंग करना। ठीक है, क्या करना, ये ऑडिटिंग का काम करता है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब रखना। कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल करना। जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कर देती है, ठीक है, तो उस स्पेंडिंग का ये हिसाब देता है कि आपने कहाँ स्पेंडिंग की, कैसे की। ठीक है, ये पहले हिसाब नहीं लेता। अगर ये पहले हिसाब ले लेगा तो गवर्नमेंट जो बेसिकली उसको एक तो खर्च करने में दिक्कत होगी, दूसरा अगर पहले हिसाब ले लेगा तो वो अच्छा भी है कि कम से कम एक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी। पर ये पहले हिसाब नहीं लेता, ये बाद में लेता, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑडिटिंग करता है। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है पब्लिक के पास, पब्लिक से। ठीक है, टैक्स के फॉर्म में, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है वो पब्लिक से लिया हुआ टैक्स के फॉर्म है। इसीलिए कैग को हम लोग बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट जो कैग है वो क्या है, आई और ईयर किसका है, पब्लिक पर्स का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कैग क्या करता है कि बेसिकली ये हेड होता है। क्या क्या होता है, कैग बेसिकली हेड होता है किसका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। तो इंडियन ऑडिट और अकाउंटेंट जो डिपार्टमेंट है उस पूरे डिपार्टमेंट का कैग क्या होता है, कैग हेड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कैग क्या करता है कि जो भी पूरा पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम है, और यानी कि जो भी इनके जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो भी अकाउंट्स हैं उसको देखता है किसके, दोनों के। दोनों कौन, सेंटर के भी और स्टेट के भी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट्स को क्या करता है, ये विषय करता है। बाकी मैंने बताया कि जो इसकी एज है, ठीक है, एज मतलब जो इसका टेन्योर रहेगा वो या तो आप 6 साल ले लें, ठीक है, या तो आप फिर क्या ले लें, या तो आप 65 साल ले लें। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ होगी। और कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्ट्री का कोई भी आदमी इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। और एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको कि कैग के बारे में हो गया। ठीक है, एक और आर्टिकल मैंने बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, ठीक है, पूरे देश का। और इसी तरह अटर्नी जनरल ऑफ स्टेट भी होता है। वो क्या है, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। ठीक है, और इसका जो मेंशन है अटर्नी जनरल ऑफ स्टेट का, इसका मेंशन है अंडर आर्टिकल 165। और अटर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल।
लेकिन सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कहीं पर भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। और जैसे अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करने के लिए कौन है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, और इसका भी संविधान में कोई भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, अटॉर्नी जनरल का काम है कि जो भी केस आता है रिगार्डिंग द स्टेट, यानी कि अगर आपने स्टेट के खिलाफ कोई भी केस कर दिया तो उसको देखता है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये इसको देखता है कि अगर पूरे भारत के खिलाफ किसी ने केस कर दिया, यानी कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, तो वो उसको हैंडल करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 76। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी कंसीडर्ड प्रॉपर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, यानी कि प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सी कंडीशन क्या है, हमारी प्रॉपर कंडीशन है। पहला है माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन द स्टेट। अगर स्टेट में क्या हो रहा है, अगर स्टेट में माल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो क्या उस माल एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे हम इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, माल का मतलब होता है बैड, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कहीं पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है तो क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट इज डिलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जानबूझ के क्या कर रही है, एक्ट कर रही है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। द थर्ड इज द constitutional डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी सही है। अगर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मैंडेट, कोई अध्यादेश, कोई ऑर्डिनेंस जारी किया, कोई रूल निकाला, और अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो उस कंडीशन में भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो यहाँ से जो हमारा जो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेलिंग की बात की जाए तो मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट रूल है, देखिए, वो आता है अंडर आर्टिकल 356। ठीक, और इसी को ही क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। इमरजेंसी मैंने बताया था कि इमरजेंसी जो है वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, पहले आएगी आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जिसका मेंशन किया गया है अंदर 352 आर्टिकल, और उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मेंशन किया गया है 356 में। और उसके बाद आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका मेंशन किया गया है अंदर 360 में, और अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, बहुत बार लग चुकी है। तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो माल एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे हम इसका नहीं लगा सकते, इसको, इस स्टेट इमरजेंसी को। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं वो चीज़ें दोनों क्या हैं, वो सही हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि बेसिकली जो प्रॉपर इम्पोजिशन, पहले क्या हो रहा था, कई बार ऐसा होता था कि जो आर्टिकल 356 है, तो आर्टिकल जो 356 है उसका कई बार उसका वायलेशन हुआ है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल का कई बार वायलेशन हुआ है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के इशारों पर नहीं काम चलती थी, तो हम लोग मतलब वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या लगा देती थी, इमरजेंसी लगा देती थी, जो कि क्या है, ख़राब काम है। फिर बात किया गया, फिर एक कमीशन आया था, आपको पता होगा, सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन क्या है, ये है बेसिकली सेंटर और स्टेट रिलेशन के लिए, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में जो कमीशन बात करता है, इट इज़ दी सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन जब फॉर्म कब हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 1983 में, और इसने जब रिपोर्ट दी है अपनी, वो कब दी है, इट इज़ 1988। ठीक, एक तो ये सरकारिया कमीशन हो गया। ठीक, इसने भी रिकमेंड किया क्या, इसने भी रिकमेंड किया कि आर्टिकल जो 356 है, ये मतलब बात कर रहा था कि जो आर्टिकल 356 है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, या स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, तो ये क्या बात कर रहा था कि सरकारी कमीशन कह रहा था कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये बात कर रहा था कि स्टेट और सेंट्रल रिलेशन के बारे में। उसी तरह आपको पता है कि एक केस और आया था, दी SR बोमई केस। ठीक है, SR बोमई केस 1994। तो ये भी जो केस है, ये भी किससे रिलेटेड है, ये केस भी रिलेटेड है किससे, आर्टिकल 356, दैट इज़ द स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल। SR बोमई कौन है, बेसिकली ये
फॉर्मर कर्नाटक के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अभी जो करंट कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, तो ये बसवराज बोमई के क्या हैं, ये पिताजी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब अगर थोड़ी सी बात करें कि कब हम लोग स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं या प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि जो रीज़न, ठीक है, जो जस्ट रीज़न है, जो रीज़न सही है, अगर मैं उनकी थोड़ी सी बात करूं तो किस किस ग्राउंड पे हम प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, कोई अगर जनरल इलेक्शन हुआ और उस जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी ने, ठीक है, कोई भी पार्टी ने मेजॉरिटी नहीं हासिल की, ठीक है, कोई भी पार्टी ने मेजॉरिटी नहीं हासिल की, तो उस कंडीशन पे जो असेंबली हो जाएगी उसको बोलते हैं क्या, हंग असेंबली। ठीक है, उसको असेंबली क्या बोलते हैं, हंग असेंबली। तो ये हंग असेंबली कंडीशन लग जाएगी, हो जाएगी, तो इस कंडीशन पे हम बेसिकली प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अ, जो भी गवर्नमेंट है, अभी मान लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट है पावर में, ठीक है, अगर वो जो गवर्नमेंट है उसकी जो मेजॉरिटी थी, वो गवर्नमेंट कैसे बनी, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी थी, तो अगर वो ये मेजॉरिटी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए या डिक्लाइन हो जाए, ठीक है, अगर ये मेजॉरिटी ख़त्म हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, और उसके बाद एक प्रावधान ये होता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट बना दें। ठीक है, तो गवर्नर साहब आएंगे, बोलेंगे भैया देखिए ऐसा है, आपकी जो गवर्नमेंट रनिंग गवर्नमेंट थी वो तो क्या, उसकी जो मेजॉरिटी थी वो क्या हो गया, मेजॉरिटी उसकी खत्म हो गई या मेजॉरिटी गिर गई, तो इसलिए चाहें तो जो भी चाहे वो कोएलिशन गवर्नमेंट आके बना दे। तो अगर कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की भी स्थिति में नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। तीसरा, अगर और कारण की बात करी जाए, मान लीजिए कि जो मिनिस्ट्री है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने खुद ही क्या कर दिया, खुद ही उसने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, और कोई भी अदर पार्टी नहीं है जो कि कह सके, जो भी गवर्नमेंट बना सके, तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। फोर्थ कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर कोई भी सेंटर ने अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दी, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्री दी या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिसरिगार्ड कर दिया स्टेट ने, या स्टेट ने उसको क्या किया, नहीं माना, ठीक है, स्टेट ने उसको नहीं माना, तो इस कंडीशन में भी क्या है, इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक, उसके अलावा अगर कहीं कोई भी स्टेट में, अगर मैं बात करूँ कोई भी स्टेट में क्या हो गया, इंटरनल सबवर्जन हो गया, कोई लड़ाई दंगे की स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है, कोई भी वायलेंट रिवॉल्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, अगर कहीं पर स्टेट में क्या हो गया, अगर कहीं पर स्टेट में जो भी फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी थी उसका क्या हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम लोग प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हैं। और किस कंडीशन में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से रीज़न वैलिड नहीं है, जैसे बता दिया कि जैसे नॉट जस्ट, मैं रीज़न की बात करूँ तो नॉट जस्ट रीज़न में जैसे बताया कि जैसे माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के केस में आप इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने बेसिकली जो मेजॉरिटी है उसको लूज़ कर दी, तो आपको उसके बाद जो अपोजिशन है उससे पूछना चाहिए ना कि कोई कोalition गवर्नमेंट बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता है। तो अगर गवर्नर ने ये पूछा ही नहीं कि कोई कोalition गवर्नमेंट बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहता है, तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल आप नहीं लगा सकते। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि गवर्नर को ऐसा खुद ही लगे, गवर्नर खुद ही सोचने लगे कि भैया इस समय जो स्टेट में चीज़ें ख़राब चल रही हैं स्टेट, इसलिए हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि इस हिसाब से भी हमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ खुद पता होनी चाहिए आपको कि किस कंडीशंस में हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे और किस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग दी प्रेसिडेंट रूल इन दी स्टेट। ठीक है,
फिर बात करते हैं 78 क्वेश्चन के बारे में। 78 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, पहले लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो चलेगा, प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो बिल्कुल सही है कि जो प्रेसिडेंट है, इसमें पूछा है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही चलता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और यही पूरा जो है दैट इज़ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यही फॉर्मेशन करते हैं किसका, एग्जीक्यूटिव का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ऑल द सिटीजन्स हु आर नॉट लेस देन 18 ईयर ओल्ड आर इंटाइटल्ड टू वोट इन दी लोकसभा इलेक्शन, ये भी सही है। ऑल द सिटीजन हु आर नॉट लेस देन 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, यानी कि जो भी लोग 18 साल से कम नहीं हैं, यानी 18 साल के हो गए हैं, वो एलिजिबल हैं किसके लिए, लोकसभा के इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द थर्ड स्टेटमेंट इज द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये भी सही है। ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो सोशली और इकोनॉमिकली एडवांसमेंट के लिए रूल बना सकता है, यानी कि जो भी लोग सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए डीपीएसपी में कई सारे प्रावधान प्रोविजंस लिखे गए हैं जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है। तो सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। देखिए, जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यूके में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन यूके की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिया की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये डिफरेंस है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जो है वो इस हिसाब से अलग है कि यूके की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होकर रखा है। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो काम करता है क्या, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो बहुत बात कर रहे हैं राइट टू वोट, तो ये सही है। देखिए, एक अमेंडमेंट हुआ था दी 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। इस 61st अमेंडमेंट के बाद क्या गया था कि जो वोटिंग एज थी, ठीक है, उस वोटिंग एज को हमने क्या किया था, 21 से करके घटा के क्या कर दिया था, 18, यानी कि कोई भी 18 साल का जो इंसान है वो लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकता है। और जो वोटिंग जो राइट है, ठीक है, वोटिंग का जो राइट है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पता होना चाहिए। जो वोटिंग का जो राइट है हमारा, ये हमारा इधर यू से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं या तो ये हमारा कैसा राइट है, लीगल राइट है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, जिसका जो मेंशन किया गया है संविधान के आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। और वहाँ पे वोटिंग की बात नहीं करते, वहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यानी कि सबको क्या करना है, सबको वोट देने का अधिकार है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ये हो गई एज टू वोट, अगर हम बात करते हैं कि एज ऑफ मैरिज, ठीक है, एज ऑफ मैरिज, तो एज ऑफ मैरिज जो है वो बेसिकली 21 साल है किसके लिए, बॉय के लिए, और 18 किसके लिए है, गर्ल के लिए है। लेकिन 2019 में एक बिल आया था, उसके हिसाब से जो लड़की की एज है उसको बढ़ा के भी, मतलब बढ़ा के उसको भी 21 करने वाले हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी क्वेश्चन। ठीक है, और फिर बाकी डीपीएसपी तो आपको पता ही है कि डीपीएसपी में बेसिकली वो प्रिंसिपल्स लिखे हैं जो स्टेट करेगी हमारे लिए। और डीपीएसपी का जो मेंशन किया गया है, इट इज़ मेंशनड फ्रॉम द आर्टिकल 36 टू 36 टू 51। ठीक है, और डीपीएसपी किस में आता है, डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, रिसेंटली द एस्ट्रोनॉमर डिटेक्टेड रेयर जेंट इरप्टेड फ्रॉम द अल्ट्रा लार्ज पीरियड मैग्नेटर इन द स्पेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर। तो भाई ये क्या है, एक साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 79 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी मतलब कि दोनों स्टेटमेंट जो सही है। पहले लिखा हुआ है दीज आर द हाई एनर्जी जो है वो न्यूट्रॉन्स स्टार्स हैं दैट पॉजेज द इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो लॉन्ग
अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार जो है, जो कि स्पेस में देखा गया है, तो ये क्या है, ये हाई एनर्जी न्यूट्रॉन है और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। दूसरी चीज़, जो इमिशन होगा मैग्नेटार का इज़ हाईली लीनियरली पोलराइज्ड होगा और ब्राइट होगा और विजिबल होगा अक्रॉस द ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ से जो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो पहला मैंने यहाँ पर जो ये चीज़ मैंने डिस्कस की, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो बिल कौन सा है, इट इज़ दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये आया था 2021 में, ठीक है। तो यहाँ इसी पे प्रपोज किया है। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि जो एज के, जो शादी की एज है, ठीक है, तो उसका मेंशन कहाँ पे किया है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एज ऑफ कंसेंट की बात है, एज ऑफ कंसेंट की, शादी की बेसिकली उम्र क्या है, इसका जो प्रावधान है कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको मेंशन किया गया है बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए आपको एक है स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या डिफरेंस है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सामान्य जितनी भी शादियाँ होती है उसको मेंशन किया गया है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या बात किया गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये बात किया गया है कि अगर कोई इंटरकास्ट शादी करता है, ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है वो इस मैरिज में दिया गया है। और उसके बाद एक और चीज़ पता होना चाहिए, ये तो हिंदू की बात हो गई। अगर इस्लाम में बात करें, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक लॉ है, दैट इज़ दी मुस्लिम मैरिज एक्ट। वहाँ का जो दूसरा नियम है मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1937, और एक मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ, ये है 1939। तो वहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, एक तो पहले है मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसके तहत शादियाँ होंगी, और उसके बाद मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939, ठीक है। तो और इसी को ही बोलते हैं क्या, इसी को ही बात करते हैं शरिया लॉ, ठीक है। यही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मतलब इसी के अंदर आएगा पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है। ट्रिपल तलाक बेसिकली जो आया था, दैट इज़ ट्रिपल तलाक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग तलाक़े बिद्दत, ठीक है। तो इसको जो बैन कर दिया गया था, और ये था एक और था तलाक़े हसन, ठीक है। तो तलाक़ी बिद्दत जो है उसको बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया ट्रिपल तलाक, ठीक है ना। और ये है तलाक़े हसन, शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ था, ठीक है, तो उसके तहत इसको बैन किया गया था, और फिर उसके बाद तलाक़े हसन ये इसको बैन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और चीज़ पता होनी चाहिए, कुछ और एक्ट के अगर बारे में बात करें, एक आपको एक्ट का नाम पता होना चाहिए, दैट इज़ दी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट ऑफ 1929। आपने शारदा एक्ट का नाम भी सुना होगा, वो भी कहीं ना कहीं इसी से क्या है, रिलेटेड है। द सेकंड इज दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आया था 2006 में। तो इतने प्रावधान आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इशू भी बड़ा उठ रहा था कि जैसे ये वाला जो बिल था, ये प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज है, इसमें क्या कर रहे थे, जो 18 से बढ़ा के जो एज है उसको 21 साल कर रहे थे। तो इसमें ये बोला जा रहा था कि एक लड़की 18 साल में अपना नेता चुन सकती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर चुन सकती है अपना, ठीक है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकती, अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती। उसके लिए उसको 21 साल का होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग एज क्या है, 18 साल। तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। ये बात कर रहा है डीपीएसपी के बारे में, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी हैव बीन यूजफुल इन द इंडिया बिकॉज, यानी कि डीपीएसपी जो है वो इंडिया में यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, पहले लिखा हुआ है कि दे आर इंटेंडेड टू fill the vacuum in the part 3 by providing for the social and economical right, यानी कि जो
जो डीपीएसपी हैं वो सोशल और इकोनॉमिकल राइट प्रोवाइड करते हैं, तो यह जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। द सेकंड इज दे हेल्प कोर्ट इन exercising the judicial review. This is also correct. Third is they enable the opposition to exercise the influence and the control over the operations of the government. This is also correct. All three options are correct. ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा डीपीएसपी के बारे में। तो मैंने बताया, जैसे पता है डीपीएसपी का जो मेंशन है वो बेसिकली पार्ट 4 में मेंशन है इसका, और डीपीएसपी का जो आर्टिकल है इट इज़ 36 फ्रॉम 36 to 51, दैट इज़ दी 51A। ठीक है, तो ये चीज़ होगी डीपीएसपी के बारे में। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है। कैसा जस्टिस प्रोवाइड करता है? सोशल और इकोनॉमिकल, सोशल प्लस इकोनॉमिकल जो जस्टिस है वो डीपीएसपी प्रोवाइड करता है। और अगर बात किया कि पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, कि भैया पॉलिटिकल जस्टिस कौन प्रोवाइड करता है, तो पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रोवाइड करते हैं वो है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, और जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये लिखा है ना, देखिए कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़, दे हेल्प द कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग द जुडिशियल रिव्यू। जो भी बेसिकली जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशियल रिव्यू की जो एक्सरसाइज है उसमें कोर्ट डीपीएसपी का हेल्प लेता है। देखिए, जब भी कोर्ट को इंटरप्रेट, ठीक है, जब भी कोर्ट क्या करती है, किसी भी लॉ को क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, जो भी लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है कि वो लॉ जो है बेसिकली वो सही है गलत है, तो उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो किसका हेल्प लेती है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्प लेती है किसका, डीपीएसपी का हेल्प लेती है। ठीक है, और जो प्रियम्बल है, ठीक है, उसका हेल्प लेती है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी हेल्प लेती है कि भैया कि ये जो लॉ है, लॉ क्या इंटरप्रेट कर रहा है, लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है, तो उसका हेल्प लेती है। दूसरी चीज़, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का हमने बताया था कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो केशवानंदन भारती केस में दिया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1973 में आया था। तो यहाँ से इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, और केशवानंद भारती केस में भी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो प्रियम्बल है वो किसका पार्ट है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि भैया प्रियम्बल जो है वो इसका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये डीपीएसपी के बारे में हो गया। और जो डीपीएसपी है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें लिखी हैं जो स्टेट को करनी चाहिए, इसीलिए जो अपोजिशन है वो इसका इस्तेमाल करता है किस करने के लिए, इसका इस्तेमाल करता है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, अ सिटीजन में लूज हिज और हर सिटीजनशिप व्हेन शी और ही। कोई भी जो इंसान है वो अपनी सिटीजन को क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है, अगर वो क्या करे। ठीक है, तो अगर देखिए सिटीजनशिप की बात की जाए, तो सिटीजनशिप का जो मेंशन है तो वो बात किया गया है हमारे पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है दी वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ दी एनी अदर फॉरेन कंट्री, यानी कि अगर आप किसी और कोई फॉरेन कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो क्या हो, ऑटोमेटिकली छूट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है कि जिस टाइम आपने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ली तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेशन विद दी एनिमी ड्यूरिंग द वॉर। ये भी सही है कि अगर आप किसी एक एनिमी कंट्री से वॉर के टाइम पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, आपकी जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। द नेक्स्ट इज ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय द फ्रॉड। अगर आपने सिटीजनशिप को फ्रॉड से ऑब्टेन किया, यानी कि सिटीजनशिप ऑब्टेन करने के जो क्राइटेरिया लिखे हैं, ठीक है, अगर आपने उनको फुलफिल नहीं किया तो उस कंडीशन में भी आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। सारे ऑप्शन जो सही हैं। हम थोड़ी सी डिटेलिंग की बात करते हैं। पहले मैंने बताया कि जो सिटीजनशिप है तो उसको जो मेंशन किया गया है, इट इज़ मेंशन इन दी पार्ट 2 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वो है 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप के लिए आता है। ठीक, दूसरी चीज़, सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो सारे जो लॉज आते हैं वो आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यानी कि इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 से सारे जो लॉज हैं वो आते हैं कि कैसे कैसे लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे कैसे लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद सिटीजनशिप अगर किसी की छूट रही है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे बोला ना कि कैसे उसकी लॉस्ट हो सकती है, तो अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक हो सकता है रेनंशिएशन, ठीक है, रेनंशिएशन। ठीक, फिर उसके बाद रेनंशिएशन क्या होता है, वैसे रेनंशिएशन होता है कि जैसे क्या किया आपने कि
अगर आपने क्या किया कि अपनी सिटीजनशिप है, ठीक है, उसको रिनाउंस कर दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि आपने अपनी सिटीजनशिप को अपनी सिटीजनशिप को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, अपनी सिटीजनशिप को क्या कर दिया, अपनी छोड़ दिया, ठीक है, तो आपने दूसरी जगह की सिटीजनशिप अपना ली, तो ये क्या हो गया, रिनाउंसिएशन हो गया। टर्मिनेशन क्या हो गया, टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपने बेसिकली वॉलंटरी, ठीक है, टर्मिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आपने वॉलंटरी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया और आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो क्या होगी, खत्म होगी। नेक्स्ट इज दी डिप्रीविएशन। डिप्रीविएशन क्या होता है कि आपका जो बेसिकली क्या है कि कंपलसरी टर्मिनेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ गड़बड़ काम किया था और उसकी वजह से क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, आपकी जो सिटीजनशिप को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं जिसके तहत क्या होती है, जो सिटीजनशिप है आपकी हो जा सकती है। और इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो किसका कॉन्सेप्ट है, इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर यूएस में बात किया जाए तो यूएस में जो है वो डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, एक उसमें क्या होता है, एक आप नागरिक होते हो किसके, स्टेट के, और दूसरे किसके होते हो, सेंटर के। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि आपके डोमिसाइल भी दो हो सकते हैं क्या, नहीं, डोमिसाइल भी क्या हो सकते हैं, डोमिसाइल भी एक ही होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, ठीक है। और एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जैसे मैं बताऊँ कि प्रेसिडेंट है, ठीक है, या कोई भी ऐसी पोस्ट है, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसमें आप इलेक्ट होना चाहते हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बाई बर्थ आपने ही सिटीजनशिप ली हो, ठीक है, उसके अलावा भी अगर कोई और तरीके हैं तो वहाँ से भी आप सिटीजनशिप लेके आप उस पोस्ट के लिए इलेक्ट अपने आप को कर सकते हो या अपना पर्चा भर सकते हो। फिर हम बात करते हैं 82 के बारे में। 82 बात कर रहा है तख्त के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तख्त और द थ्रोन इज सीट ऑफ द टेम्पोरल अथॉरिटी फॉर द सिख। इन दिस रिस्पेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि तख्त के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देखिए सिख जो धर्म है वहाँ पे कई सारे तख्त होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। पहले लिखा हुआ है एट प्रेजेंट द सिख रिकॉग्नाइजेज द 5 प्लेसेस एज द तख्त विच आर इन द पंजाब। यानी कि सिख जो रिलीजन है सिख, वो 5 प्लेसेस को ऐसा रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है, जो क्या है, रिकग्नाइज करते हैं 5 प्लेसेस को एज विच आर इन द पंजाब, जो कि पंजाब में है। फिर से समझिए, सिख है रिकग्नाइज करते हैं 5 प्लेसेस को एज द तख्त विच आर इन द पंजाब, जो कि कहाँ पे हैं, पंजाब में। इसमें हमने क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि वो 5 प्लेस तो हैं लेकिन पाँचों प्लेस जो है वो पंजाब में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है, पाँचों प्लेस पंजाब में नहीं है, 3 पंजाब में है, ठीक है, 3 पंजाब में है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर 3 पंजाब में तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि 4 तख्त आर लिंक टू द गुरु गोविंद सिंह। 4 तख्त जो हैं उनसे जो लिंक्ड है, किससे लिंक है, गुरु गोविंद सिंह से, ये सही है, 4 जो तख्त हैं वो गुरु गोविंद सिंह से लिंक्ड हैं। और थर्ड बात करता है कि शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ये अपॉइंट की जाती है, अपॉइंट्स दी जाथेदार्स टू ऑल द तख्त। यानी कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी है वो जाथेदार अपॉइंट करती है सारे तख्त के लिए। ये भी जो ऑप्शन है वो क्या है, ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है। सारी जो कि 5 तख्त हैं टोटल, तो 5 में से सिर्फ 3 के लिए वो करती है, बाकी के लिए नहीं कर रही, 2 के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा 82 का ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या होता है कि दिल्ली में एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, दैट इज़ दी दिल्ली 6 गुरुद्वारा अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो तख्त है, ठीक है, तख्त दमदम साहिब, ठीक है, तो इसके बारे में बात किया गया था। और ये क्या है, 5th तख्त ऑफ सिख, ठीक है, ये क्या है, 5th तख्त। तो तख्त का सिंपल सा मतलब क्या होता है, तख्त जो है, अगर तख्त की बात की जाए, तख्त है क्या, तो तख्त बेसिकली क्या है, इट इज जस्ट द इंपीरियल थ्रोन। क्या है ये इंपीरियल थ्रोन है, ठीक है, ओके। अब हम बात करें अगर कि जो पंजाब मैंने बताया जैसे कि पंजाब में, ठीक है, जो पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, पहला ऑप्शन को रहा था कि पंजाब में सारे तख्त हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, पंजाब में सारे तख्त नहीं है। पंजाब में कितने तख्त हैं, पंजाब में बेसिकली 3 तख्त हैं, ठीक है। अगर उनकी बात की जाए तो एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे फेमस जो तख्त है, इट इज़ दी अकाल तख्त, ठीक, अकाल तख्त, ठीक। अकाल तख्त क्या है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे फेमस तख्त है, और ये है कहाँ पर, अमृतसर, ठीक। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा वहाँ पर कौन सा है, दूसरा है तख्त
केशघर साहिब, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, दूसरा है तख्त ददमा साहिब, जो ऊपर लिखा होता तख्त दमदम ये साहिब, ठीक है ना, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जो कि 5th तख्त है, ठीक है। तो ये जो 3 तख्त हैं, ये कहाँ है, ये पंजाब में है, ठीक है। और इनकी जो भी मॉनिटरिंग है, ठीक है, इन तख्त की जो भी मॉनिटरिंग है, और ये जो है तख्त दमदम साहिब, ये जो है ये कहाँ पर वैसे, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इनकी जो भी मॉनिटरिंग है वो कौन करता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये चीज़ें करती हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। बाकी के अगर, ठीक है, और इसमें से जो सबसे पुराना जो तख्त है वो क्या है, अकाल तख्त है, ठीक है, जो कि 1606 में फॉर्मेशन किया गया था बाय द गुरु हरगोबिंद सिंह। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी, ठीक है। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो इन तीनों तख्त का क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, संभाल रही है। लेकिन जो बाकी के 2 तख्त हैं, ठीक है, कौन कौन से बाकी के जो दो तख्त हुए, एक तो ये रहेंगे, दैट द फर्स्ट वन इज in the that you have, ठीक है, द फर्स्ट वन इज दिस महाराष्ट्र वाला, और दूसरा ये कौन सा, ये वाला जो है ये बिहार में है, ठीक है। तो ये जो तख्त हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक है, या बोर्ड है। तो वो जो ट्रस्ट और जो बोर्ड है वो इन दोनों तख्त का क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ से कि शिरोमणि गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है ये सिर्फ 3 तख्त का ऑर्गेनाइजेशन करती है जो कि पंजाब में है। उसमें सबसे जो पुराना है वो अकाल तख्त है जो कि अमृतसर में है। बाकी के जो 2 तख्त हैं, ठीक है ना, ये केशघर साहिब वाला ये बिहार में है, और ये वाला जो नीचे वाला ये महाराष्ट्र में। इन दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रस्ट बोर्ड करती है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग constitutional amendment falls outside the scope of the article 368। आपको पता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, ठीक है। 2 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, एक ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होते हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से किए जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से किए जाते हैं। तो वो 368 में आता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा जो है वो आउटसाइड में आएगा ऑफ द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 368, ठीक है। पहले लिखा है टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप का अगर टर्मिनेशन करना है तो क्या हम उसको सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे, यानी कि एक ऑर्डिनरी लॉ से होगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए हमें क्या, बेसिकली एक हमारा जो ऑर्डिनरी लॉ है वही सिर्फ हमारे लिए उपयोगी होगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा आउटसाइड में है, ठीक है ना, फॉल आउटसाइड। तो ये जो है वो आउटसाइड में जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से बतानी चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, ठीक है, तो क्या ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा? नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास आर्टिकल 169 है जिसके अंतर्गत हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करते हैं। और करेंट टाइम पर हमारे पास 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें से हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक, कर्नाटक हो गया, और तेलंगाना हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो 6 राज्य हैं, इन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कि आर्टिकल 169 के अंतर्गत बनती है सामान्य लॉ से। पार्लियामेंट एक सिंपल लॉ पास करती है सिंपल मेजॉरिटी से, और ये काउंसिल बन जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी ऑप्शन जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर हम अपने संविधान में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ द डीपीएसपी, हाँ, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे एक बात करते हैं हम आर्टिकल 13 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 13 में बात ये किया जा रहा था कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग पार्लियामेंट के पास बहुत ही सारी पावर है। पार्लियामेंट चाहे तो आपके जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या कर सकती है, उनको इन्फ्रिंज कर सकती है, छीन सकती है, ले सकती है, ठीक है। और बेसिकली पहले ये बोला गया था कि आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन दी है, ठीक है, उसमें 368 के अंतर्गत
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला जो आर्टिकल है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ये बताया गया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इंक्लूड होता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में इतना कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप चाहें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज एक चीज़ वॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो विच इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करें नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। और अगर बात की जाए 368 के बारे में, तो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात किया गया है, जो कि दो तरह का होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करने के लिए हमें एक तो पहले क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ में सिंपल मेजॉरिटी से काम जाता है, तो सीए में एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी बेसिकली दो टाइप की होगी। पहली क्या होगी, पहली अगर स्पेशल मेजॉरिटी की बात की जाए तो उसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2/3 ऑफ द लोग जो कि वोटिंग कर रहे हैं उस दिन और प्रेजेंट हैं। 2/3 लोग जो प्रेजेंट और वोटिंग हैं वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक, इसके फर्स्ट पार्ट में। दूसरा क्या, अगर कोई ऐसा लॉ लाया गया है कि जो लॉ देश के फेडरल कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें स्टेट से रेटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा। यानी कि उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी स्पेशल मेजॉरिटी से तो काम होगा, ठीक है। दैट इज़ दी 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वाला तो फंडा लगेगा, पर इसके साथ साथ क्या लगेगा, हाफ ऑफ द स्टेट से हमें रेटिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है, रेटिफिकेशन भी चाहिए, ठीक, ये चीज़ बताना चाहिए। और बाकी अगर किसी आपको कोई स्टेट का नाम चेंज करना है, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से वो काम हो जाता है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे कोई मुद्दा आता है और मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया, तो जॉइंट पार्लियामेंट, ठीक है ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है, यानी कि दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठते हैं, ठीक है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री का जो सेशन है, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री का जो सेशन है, उस सेशन को संविधान अमेंडमेंट के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत बुलाया नहीं जा सकता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी कोई बिल आता है, प्रस्ताव आता है, तो उस पर जब प्रेसिडेंट साइन करता है तब वो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। जब उस पर प्रेसिडेंट क्या करता है, साइन करता है। और इस बिल को चाहे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अगर ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो प्रेसिडेंट चाहे तो इसको वापस भी भेज सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर कोई बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं भेज सकते। तो ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट उस बिल को वापस नहीं भेज सकते अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक। और बाकी तो ये पता होना चाहिए कि अगर किसी को कोई लॉ बनाना है तो उस लॉ को बनाने के लिए अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अंतर्गत अपनी ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ कर सकता है और लॉ बना सकता है। उसी तरह 213 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट भी है, सॉरी 213 के अंतर्गत जो गवर्नर है वो भी अपनी पावर का यूज़ कर सकता है और लॉ को बना सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहले लिखा हुआ है ही मस्ट बी द पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वो इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए और बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज ही रिसीव्स द रेम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, यानी कि जो रेम्यूनरेशन है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग क्या मिलता है क्या, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसका रेम्यूनरेशन है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। एक्चुअली उसका रेम्यूनरेशन जो मिलता है उसको वो प्रेसिडेंट के हिसाब से मिलता है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड इज ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द और दी आर जॉइंट सीटिंग, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, ठीक है, या फिर जॉइंट सीटिंग में भी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उस हिसाब से जो हमारा डी ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर मैं अगर थोड़ी सी और बात करूँ कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो बेसिकली जो इसका जो मेंशन किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 76 में किया है। ये बेसिकली क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। और इसी का ही एक छोटा फॉर्म होता है क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट।
अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो 165 के अंतर्गत आर्टिकल के आता है, ठीक है, और वो स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ये है आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो ये चीज़ बताना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है, तो ये भी बताना चाहिए। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो ये बताना चाहिए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों का जो मेंशन है वो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ मेंशन है किसका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो दोनों पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है, तो यानी कि चाहे वो लोकसभा में जाए चाहे राज्यसभा में जाए, किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है, उनकी प्रोसीडिंग्स में क्या कर सकता है, भाग भी ले सकता है, ठीक है ना। बट उसको वोटिंग राइट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि जो कैग है, सॉरी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कम अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि फंडामेंटल स्पीच और एक्सप्रेशन के केस में कौन सा जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कम्स अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। समझ गए ना, क्या मतलब कि कौन सा इसमें से जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। और ये सारे कहीं ना कहीं कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 19 में मेंशन है, फंडामेंटल राइट में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मेंशन है। ओके, सो पहले स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि लीकिंग द क्लासिफाइड मटेरियल बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर। कहने क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, अगर लीक कर रहे हो, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल सही है, ये जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। फिर सेकंड लिखा हुआ है गिव द स्पीच टू टेक अप आर्म्स। अगर आप किसी से क्या बोल रहे हो कि आर्म्स उठा लो, बंदूकें उठा लो, ठीक है ना, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो ऐसी कोई बातें कर रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा और आपको पकड़ा जा सकता है, ठीक है, आपको चार्ज किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट इज द स्पीच विच कैन हैम्पर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा। अगर कोई आप ऐसा स्पीच दे रहे हो जैसे लोकसभा की स्टेबिलिटी क्या हो गई, हैम्पर हो गई। लोकसभा के मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट से मतलब है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा गलत है, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा कि लोकसभा की स्टेबिलिटी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो ये क्या है, दिस कम्स अंडर द ऑल्सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1, 2 और जो 4 है वो क्या करेक्ट है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 85 का क्या ए सही है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर पता है हमें क्या, जैसे लिखा हुआ है कि पहले अगर आप क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, लीक कर रहे हो, ठीक है, बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर। देखिए अगर कोई भी इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, ठीक है, इंटेलिजेंस का ऑफिसर है और वो किसी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आएगा। जैसे हमारे पास आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 में साफ साफ बात किया गया है कि फंडामेंटल जो राइट है वो बेसिकली एप्लीकेबल है लेकिन विद इन अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, जो भी जैसे जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर जो भी पुलिस फोर्सेस हैं, तो उन सब के लिए जो भी फंडामेंटल राइट है वो डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल है, ठीक है, बात समझे नहीं। जैसे पुलिस फोर्सेस हैं तो ये कहीं किसी फंक्शन में जाएंगे तो मतलब कहने का मतलब जैसे हर जगह ही फोटो पोस्ट नहीं कर सकते अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फेसबुक में सारे एक्टिव नहीं रह सकते, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको लीक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब जो फंडामेंटल राइट हैं आर्म फोर्सेस के लिए वो काफ़ी डिफरेंट है और उन पर बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 33 के अंतर्गत आता है, इसलिए लिखा हुआ है। बाकी टेक अप आर्म्स ऐसा तो आप बोलेंगे नहीं। दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो तो भी क्या है, आपकी जो फंडामेंटल राइट है वहाँ पर अब्रिज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने फंडामेंटल राइट के नाम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब हिंदी में होता है कोर्ट की अवहेलना। आपको ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे क्या हो जाए, कोर्ट की अवहेलना हो जाए, ठीक है। वैसे अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 129 जो है,
ठीक है। आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है क्या, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने कई बार मूवीज़ में सुना होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल गई आपके खिलाफ, तो यानी कि अगर कहीं कोर्ट में जाके आप कुछ बदतमीजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना होती है। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अंडर आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला सकती है। उसी तरह अगर हाई कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 ये लिखा हुआ है कि वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट भी क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ से कि हाई कोर्ट चाहे और सुप्रीम कोर्ट चाहे, दोनों चाहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए अंडर द आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बताता है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। हर फंडामेंटल राइट में कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि आपकी आज़ादी उतनी ही आपकी है जब आप किसी दूसरे की आज़ादी में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज और आर बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल। आपको पता है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं वो उसमें कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं किया गया कि गांधीयन प्रिंसिपल हैं, ये किसी और कोई और प्रिंसिपल हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी सहूलियत के लिए, समझने के लिए हमने उसको समझ लिया ऐसे, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है कि टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि इक्वल जस्टिस और लीगल एड लोगों को, गरीब लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। क्या ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं? प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझते हैं पहले। प्रश्न क्या लिखा है कि बेसिकली कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं डीपीएसपी के, ठीक है, जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आएंगे। तो पहले लिखा हुआ टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो बेसिकली देखा जाए कि ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट के, ये उसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पुअर एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये भी किसके अंतर्गत आ रहा है, ये भी आ रहा है किसके अंतर्गत, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंतर्गत, गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड इज टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। गांधी जी को, आपको पता है गांधी जी हमेशा बात करते थे कि हमें जो ग्रास रूट लेवल है, ठीक है, उस ग्रास रूट लेवल तक हमें क्या पहुंचानी है, हमें पावर पहुंचानी है, ठीक है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, नीचे तक पानी पहुंचाना है, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की थी, सर्वोदय समाज, ठीक है ना, सर्वोदय समाज। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये करेंगे और इंडोर्स करेंगे विद द नेसेसरी पावर एंड द अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये गांधी जी स्वराज के पक्ष में थे हमेशा। तो ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है 86 का, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी हमेशा विलेज पंचायत और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज ऑल अवेलेबल एज द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पर्सन डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं, इसकी बात की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 22 में, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 87 में क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनी इवन इफ इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि किस वजह से आपने उसको अरेस्ट किया ये आप उसको बता दो, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम बता तो दें उसको, लेकिन वो चीज़ ना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए बेसिकली, तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज जो डिटेनी है मस्ट बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी फर्दर डिटेंशन उसको ऑर्डर करें। तो देखा जाए तो ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये भी क्या है, गलत है। आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने कि 24 घंटे के बाद बेसिकली जो है उसको कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, लेकिन वो करते हैं अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं करते हैं। अभी इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट
जो डिटेनी है मस्ट बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ये सही है कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे कि भाई डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोल दो कि भाई तुमने क्यों किया है, ऐसा कुछ भी है वो आप बोल सकते हो। तो हिसाब से देखा जाए तो हमारा J87 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक आर्टिकल आपको समझना पड़ेगा यहाँ से, द आर्टिकल नंबर 22। ठीक, आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, इसको मैं पूरा पे लिखता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो आर्टिकल जो 22 बात कर रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ठीक है, डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को क्या कर लिया, डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को डिटेन कर लिया। ठीक है, डिटेंशन का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी को डिटेन कर लिया, आपने किसी को पकड़ लिया। ठीक, अब यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है ये डील कर रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट। ठीक, तो ये किस बारे में बात कर रहा है, जो अरेस्ट हुआ है यहाँ पर इंसान वो कौन से लॉ में अरेस्ट हुआ है, तो ये जो चीज़ डील करती है वो डील करती है डील विद दी ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, सामान्य केस, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई हरकत की, यानी कि आपने कोई एक्ट किया। ठीक, और उस एक्ट की वजह से क्या किया, आपने ये एक्ट काम कर दिया है और उस एक्ट की वजह से आपको क्या कर लिया, पकड़ लिया है। अब आपको जो पकड़ा गया है तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत आपको कहाँ पर, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये जो बात करते हैं ये हम सामान्य लॉ यानी ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक, जिसकी बात की गई आर्टिकल 22 में। लेकिन आर्टिकल 22 का जो पार्ट सेकंड है वो कहाँ किसकी बात कर रहा है, डिटेंशन के बारे में। ठीक है, डिटेंशन बेसिकली क्या है, डिटेंशन दो तरह का होता है। ठीक है, एक हम बात करेंगे क्या, प्रिवेंटिव, और दूसरा होता है प्यूनिटिव। ठीक, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या अंतर है, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो है बेसिकली वो बात करता है कि, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या बात करता है, ये बात करता है कि आपको ये पनिश कर रहा है, क्या कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है जो एक्ट आपने किया है उसके लिए। ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करना, कहने का मतलब कि आपने अभी कोई एक्ट नहीं किया, कोई भी आपने गड़बड़ी नहीं की, कोई भी काम नहीं किया, कोई भी कांड नहीं किया, उससे पहले पुलिस ने आपको उठा लिया। क्यों उठाया, क्योंकि पुलिस को शक था कि भाई तुम कुछ काम गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं आप रात को बैठे 4 लोग के सामने आप बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ डाका डालना, ये करना, वो करना है। ठीक है, पुलिस ने सुन लिया तो आपने भी डाका तो नहीं डाला, बैंक तो नहीं लूटा, लेकिन क्योंकि आप बातें कर रहे थे और हो सकता है कि आपके पास कुछ कोई ऐसा सामान मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, या अगर सिर्फ बात भी कर रहे हैं ना तभी आपको पुलिस वहाँ से उठा के ले जा सकती है। तो पुलिस ने क्या किया, आपने कोई खराब काम नहीं किया, कोई एक्ट नहीं किया, सिर्फ आप बात कर रहे थे, तो सिर्फ संदिग्ध यानी कि संदेह के बिहाफ पे ही, सिर्फ बेसिकली जो डाउटफुल की जो स्टेट थी उसी के बिहाफ पे आपको पुलिस ने उठा लिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और ध्यान रखिएगा जी जो डिटेंशन का अधिकार है, ठीक है, ये दोनों को मिला है, ये सिटीजन्स को भी मिला हुआ है, इंडियन सिटीजन्स को मिला है और फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक, नॉर्मल केस के बारे में अगर बात किया जाए कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है उसके बारे में बात किया जाए तो बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ क्या है कि उसको 24 घंटे के अंतर्गत सामान्य केस में क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, कि जैसा कि मैंने बताया। लेकिन अगर ऑर्डिनरी लॉ में क्या है, ठीक है, ओके, सो ऑर्डिनरी लॉ में क्या है, ऑर्डिनरी लॉ में सिर्फ 24 घंटे के अंतर्गत पेश करना है। एक और चीज़ समझनी है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैंने क्या कहा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको क्या किया कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया, लेकिन अब आपको पकड़ने के बाद 24 घंटे के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे। पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कब तक वो आपको वहाँ पर रख सकते हैं, जब तक वो चाहें तब तक रख सकते हैं। ठीक है, कोई उसका टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ एक टाइम पीरियड है कि ऐसे तो कुछ दिन तक रख सकते हैं आपको, जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, वो केस दब नहीं जाता, जो भी चीज़ें हैं इश्यू। लेकिन 3 मंथ ये एक ऐसा पीरियड है कि इस 3 मंथ में क्या है, इस 3 मंथ में आपको मैक्सिमम वो अपने पास 3 मंथ तक ही रख सकते हैं अपनी कस्टडी में। और उसके बाद क्या है, उसके बाद उनको आपको क्या है, उसके बाद जो है वो जज के सामने या कोर्ट के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद सफिशिएंट कोई प्रूफ है तो बताना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपका जो डिटेंशन का जो ग्राउंड है उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्या है, ये कुछ अधिकार हैं अंडर दी आर्टिकल 22, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला बात कर रहा है द रिवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट रिक्वायर्स दी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यानी कि अगर स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल को क्या कर रहे हो, रिवोक कर रहे हो, हटा रहे हो, तो उसके लिए क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए।
ठीक है। तो नहीं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कुछ नहीं चाहिए, आप स्टेट का जो भी प्रेसिडेंट रूल है वो आप डायरेक्टली हटा सकते हो। नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 में, रिस्ट्रेन्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। ये बिल्कुल सही है कि जब 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे पहले क्या हो रहा था कि प्रेसिडेंट रूल को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब चाह रही थी तब उसको क्या कर रही थी, किसी भी स्टेट में लगा रही थी, ठीक है, और उसको एक्सटेंड करती जा रही थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जब आया मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम पे, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये बता दिया गया कि जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट रूल को क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो वो एक्सटेंड करने की में क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। उस हिसाब से देखा जाए 88 का जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये बताया गया था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको आप कैसे भी करके मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो पहले तो कंडीशन है कि वो हमेशा 1 साल के लिए लगेगा, 1 ईयर के लिए, उसके ज़्यादा नहीं लग सकता। और अगर आप चाहते हैं कि इस 1 ईयर के टाइम पीरियड को और एक्सटेंड किया जाए, तो इस 1 ईयर के टाइम पीरियड को सिर्फ और अगर एक्सटेंड करने में जाएगा तो सिर्फ 6 मंथ और एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। लेकिन इस 6 मंथ भी एक्सटेंड करने पर क्या है, कंडीशन है, यानी 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल तो लगा सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना है तो आप सिर्फ 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि कहीं ना कहीं आपके जो वहाँ पर क्या लगानी होनी चाहिए, नेशनल इमरजेंसी। अगर क्या है, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है इंडिया में, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, 6 महीने और कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर जिस स्टेट में आप 6 महीने और बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्टेट में अगर इलेक्शन कमीशन क्या कह दे, उस स्टेट में अगर जो स्टेट इलेक्शन जो बेसिकली सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो ये कह दे कि भैया हम अभी इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से डिफिकल्टीज हो रही हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली अभी फॉर्म नहीं हो सकती, नहीं, तो उस इन 2 कंडीशन में ही सिर्फ 6 महीने टाइम बढ़ सकता है। अदरवाइज सिर्फ 1 साल का टाइम होता है किसका, प्रेसिडेंट रूल का, ठीक है। और बाकी मैंने बताया था आपको कि जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि जो इमरजेंसी है, ठीक है, तो इमरजेंसी मैंने बताया था कि 3 तरह की होती हैं। पहली होती है आपकी नेशनल, दैट इज़ द 352 में, फिर उसके बाद स्टेट की इमरजेंसी, इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं और इसी को हम लोग स्टेट की इमरजेंसी भी कहते हैं। और थर्ड होती है 360 में, इसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कहीं भी नहीं लगी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला बात किया गया है कि ये एक सॉवरेन बॉडी है, ठीक है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि इस पर कोई दबाव नहीं है, फ्री एकदम बॉडी है। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये सॉवरेन बॉडी है, क्या स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बात कर रहा है, इट कुड बी अब्रोड और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द इंडिया। ये भी सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसके पास ये पावर थी कि कोई भी लॉ जो बना है उसको ये क्या कर सकती है, उसको अल्टर कर सकती है। इवन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था 1947 का, उसको भी चाहते तो ये उसको भी अल्टर कर सकते थे। तो इनके पास इतनी पावर थी। नेक्स्ट इज प्रिंसली स्टेट्स नेवर ज्वाइन दी असेंबली। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 और 2 जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 89 का जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, प्रिंसली स्टेट ने इसको नहीं ज्वाइन किया था, वो गलत है। प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसको ज्वाइन किया था। अगर बेसिकली कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अगर मेंबर की बात किया जाए तो मैंने बताया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर जो इलेक्ट हुए थे, ठीक है, तो उसमें बेसिकली 3 तरह से 3 माध्यम अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई बोले कि क्या डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन कैसा हुआ था, इन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और उसके बाद नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो किंग्स थे, उनको क्या किया गया था, उनको नॉमिनेट किया गया था। बाकी सारा जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था फ्रॉम दी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविंशियल लेजिस्लेशन से क्या हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। क्या हुआ था, या तो इनडायरेक्ट हुआ था या तो नॉमिनेटेड हुआ था, ये 2 तरह का इलेक्शन हुआ था, ये पता होना चाहिए। और बाकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, ये इसका जो नाम है, यानी कि इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था, इसका जो आइडिया था 1934 में
एम एन रॉय ने दिया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और उस हिसाब से 1938 में नेहरू जी ने कह दिया था कि ठीक है, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो भारत का क्या बनाएगी, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये यहाँ से आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, ये पता होना चाहिए। और बाकी फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। क्यों 26 जनवरी को किया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहला पूर्ण स्वराज डे, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज डे यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाया। तो इस वजह से हमने क्या किया था, इस वजह से हमने इसको 26 जनवरी को अडॉप्ट किया। अदरवाइज तो हम 26 नवंबर को ही कर लेते हैं। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि 26 नवंबर को जो हमारा संविधान बन गया था, इसी 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या पूछा है? नॉट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला लिखा हुआ है, इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू द रिजर्व्ड और दी ट्रांसफर सब्जेक्ट। यानी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो 1919 का एक्ट आया था उसने क्या किया था, उसने बेसिकली 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था हमारा रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरल लेजिस्लेशन एट द सेंटर विद द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। ये भी सही है कि पहला जो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली थी, क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पर। ठीक है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को चेंज करके क्या कर दिया गया था? बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया था, जिसमें एक सेंटर विद अपर और लोअर हाउस, यानी कि एक लोकसभा और राज्यसभा, कुछ ऐसा कुछ वहाँ पर बेसिकली सीन बन गया था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली जो दोनों हाउसेस थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इलेक्शन को भी सपोर्ट करने लगे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट बात करता है, दिस एक्ट ऑथराइज द स्टेट टू इनैक्ट देयर ओन बजट। ये बिल्कुल सही है कि पहली बार ऐसा बात किया गया था कि फर्स्ट टाइम जो प्रोविंशियल बजट है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेशन की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार क्या हुआ कि जो प्रोविंस है तो उनको बात किया गया था कि पहली बार आपको क्या है कि आप भी बजट पास कर सकते हैं फ्रॉम द सेंट्रल बजट। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सेंट्रल बजट पास कर रहे थे, अब क्या है, प्रोविंसेस को भी पावर दे दी गई थी कि वो भी बजट पास कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, इट प्रोवाइड दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस और फॉर द फर्स्ट टाइम्स। ठीक है, तो देखा जाए वैसे कि ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा गलत है इसमें, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे उनको तो पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था 1909 में। ठीक है, 1909 में इनको तो पहले ही बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जैसे जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स के लिए ही वोट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये 1919 में ही उनको 1909 में ही मिल गया था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो ये है हो गया हमारा रिगार्डिंग दी 1919 इंडियन गवर्नेंस एक्ट। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि एक पर्सनालिटी के बारे में बताना है। ठीक है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ही वॉज बॉर्न इन द तमिलनाडु, वो तमिलनाडु में पैदा हुए हैं, और उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य हैं इन द फिलॉसफी ऑफ द श्री वैष्णविज्म। और वो फेमस क्या है, चीफ प्रोपोनेंट हैं विशिष्ट अद्वैतावाद, द सब स्कूल ऑफ द वेदांता। उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, भाष्य जिसमें से एक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज बीन डिस्क्राइब इन दी पैसेज। तो बेसिकली कौन से पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो हैं श्री रामानुजाचार्य जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली रामानुजाचार्य की अभी एक मूर्ति को अनवील किया गया था और उसका नाम था दी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है इसका इसको अभी अनवील किया गया था। ठीक है, और बेसिकली ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये वर्ल्ड्स का सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है, तो ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये 5 एलिमेंट्स से क्या मिलके बना था। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे, पंचोहा।
यानी कि 5 एलिमेंट से मिलकर बना था। इसमें हम लोगों ने बेसिकली गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, जिंक का उपयोग किया था। और जो इसकी टोटल जो वेट था वो 120 केजी था। और ये दिखाता है क्योंकि जो श्री रामानुजाचार्य थे वो भी क्या है 120 साल जिए थे, ठीक है। तो इस वजह से इसको 120 केजी का बनाया गया था। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखना है मैंने इनका क्या है। पहले लिखा हुआ है द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया ओ एलिजियंस टू बोथ द यूनियन और स्टेट, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो यूनियन और स्टेट दोनों को एलिजियंस ओ करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि हमारा जो इंडियन का सिस्टम है हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है, मैंने बताया आपको, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि हम लोग सिर्फ क्या है भारत यानी कि एक सिटीजनशिप है, इसलिए यूनियन और स्टेट हमारे लिए अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। डबल सिटीजनशिप कहाँ पे है, डुअल सिटीजनशिप बेसिकली जैसे बात किया जाए कि यूएस में है, ठीक है। तो डुअल जो सिटीजनशिप है वो यूएस में है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इस तरह की चीज़ों जो कंट्री हैं, ठीक है। यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड जो हो गया, ये यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट बात करें, इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय द बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने भी ये एक्सप्लेन किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान सिटीजनशिप लेने के कई सारे तरीके हैं जिनको मेंशन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट में मेंशन किया गया है कि यहाँ पर कई सारे तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप ले सकते हो। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे बाय द बर्थ भी आप सिटीजनशिप ले सकते हो, बाय द नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना, एक्विजिशन, ठीक है। तो और भी कई सारे तरीके हैं, तो इन तरीकों से आप सिटीजनशिप ले सकते हो। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट भी बनना चाहो तो भी बन सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाई बर्थ सिटीजन हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रेसिडेंट जो है वो मेंशन किया गया उनका आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट का मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट है कौन, प्रेसिडेंट हमारे हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को कहते हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। 93 क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है कि इट वॉज फर्स्ट इमर्ज इन द केशवानंद भारती केस, बिल्कुल सही है। जो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को दिया गया था। और केशवानंद भारती केस जो है वो 24 अप्रैल 1973 में ये था, ठीक। फिर बात किया है इट वीकेंस द बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्या है और स्ट्रेंथन करता है द फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन दी रिजिडिटी एंड दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, उसको वीक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेसिकली ये दिखाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम कभी भी चाहें तो अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। बस द थिंग इज कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है जो कि केशवानंद भारती केस में दी गई है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 93 का ए जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। 94 की बात किया जाए तो यहाँ पर बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आर्टिकल 20 में बात क्या कर रहा है। पहले लिखा हुआ है कि नो एक्स फैक्टो लॉ शैल बी इनैक्टेड वेदर इन द सिविल और द क्रिमिनल मैटर, ठीक है। यानी कि सिविल और क्रिमिनल मैटर किसी मैटर में कोई भी एक्स फैक्टो जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो एक्स फैक्टो लॉ क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है कि जब कोई लॉ पहले की डेट से एप्लीकेबल होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली देखा जाए कि जो एक्स फैक्टो लॉ है, ठीक है, वो बेसिकली सिर्फ सिविल मैटर्स हैं, ठीक है, उस पर एप्लीकेबल एक्स पोस्ट फैक्टो हो सकता है, क्रिमिनल में नहीं होता। तो यहाँ पर जो देखा जाए, यहाँ पर जो दोनों लिखा है वो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन कवर्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थंब इम्प्रेशन एंड द बॉडली स्पेसिमेन। आपको पता है जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, खुद के खिलाफ वो उसको ज़बरदस्ती बोल के कोर्ट में नहीं बोला जा सकता कि भैया आप यहाँ खिलाफ गवाही दो। अगर जैसे पुलिस वाले मार मार के आपसे पूछ लें भैया तूने खून किया, तुम बोल दो हाँ हमने किया है खून,
लेकिन कोर्ट इसको नहीं मानेगी। कोर्ट के सामने अगर आपने बोल दिया कि आपने खून किया है तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी और कोर्ट पुलिस वाले को और डांटेगी कि तुम क्या लेके आए हो, सब ऐसे बनाए हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, इस सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है कि कोई अपने खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, ये पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आपका थंब इम्प्रेशन और ब्लड स्पेसिमेन नहीं आता, ये पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे मांगा जाए कि आपने वहाँ पे खून कर दिया किसी का, मान लीजिए, ठीक है, तो आप अपने खिलाफ गवाही तो नहीं दे सकते कि नहीं मैंने ही खून किया है, तो कोर्ट मानेगी नहीं उस बात को। लेकिन हाँ, अगर आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसको ले लिया गया और वो कहीं पर मैच कर गया, या आपका जो ब्लड स्पेसिमेन है वो ले लिया गया, वो कहीं पर मैच किया, तो उसके तहत आपको ट्राई किया जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन हो गया गलत हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो बेसिकली कवर होता है किसमें, इसमें थंब इम्प्रेशन और ब्लड स्पेसिमेन, जबकि थंब इम्प्रेशन और ब्लड स्पेसिमेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंफॉर्मेशन में कवर नहीं होता है। थर्ड बात कर रहा है, इन द केस ऑफ द करप्शन चार्ज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट ईदर द कोर्ट और द डिपार्टमेंट शुड टेक द एक्शन टू अवॉइड द डबल जियोपार्डाई। देखिए, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डबल जियोपार्डाई का। ये क्या होता है कि बेसिकली किसी को ना 2 बार सजा ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपने एक बार चोरी की 10 लाख रुपए की, ठीक है, अब उस 10 लाख की चोरी के लिए आपको कोर्ट ने एक बार सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सजा दे दी कि भैया ठीक है तुम्हें 2 साल की सजा होती है, ठीक है ना, 2 ईयर की जेल हो गई आपको। अब 2 ईयर की जेल निकल काट के बाद आप आए और उसके बाद आपको फिर से कोई आपके ऊपर केस डाल दे कि भैया इसने तो 10 लाख चुराए थे हमारे, तो कोर्ट कहेगा भाई साहब हम इसको एक बार सजा दे तो चुके हैं, क्यों दोबारा सजा देंगे। तो जो डबल जियोपार्डाई का सिस्टम है, हमें उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी कि वो नहीं होता। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ द करप्शन चार्जेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट ईदर द कोर्ट और द डिपार्टमेंट शुड टेक द एक्शन टू अवॉइड द डबल जियोपार्ड। अब देखें इसको, जैसे मान लीजिए आपकी एक गवर्नमेंट की पीएसयू में क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब में एक एम्प्लॉय हैं आप, ठीक है, ठीक है, आप क्या है गवर्नमेंट जॉब में एक एम्प्लॉय हैं, ठीक, मान लीजिए एक गवर्नमेंट का बैंक है, उस बैंक में आप पीओ के पद पे आप हैं, ठीक। अब वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर आप पर करप्शन की चार्ज लग गए हैं। तो जब करप्शन की चार्ज लगेंगे, आपने मान लीजिए 10 करोड़ की हेराफेरी की, ठीक है, 10 CR की हेराफेरी की, तो उस कंडीशन में क्या है कि कोर्ट तो आपको ट्रायल पे क्या करेगा, ठीक है, कोर्ट आपको सजा देगा। मान लीजिए कोर्ट ने आपको 5 साल की सज़ा सुना दी, 5 ईयर की आपको जेल हो गई, तो ये तो आपका सज़ा हो गया और आपका ये यहाँ पे कोई ठीक है नहीं कि भाई ये आप यहाँ से 5 साल बाद बरी हो गए। लेकिन 5 साल बाद अगर आप चाहें और आपने अगर ऑफिस फिर से ज्वाइन किया, अपना पीओ का ऑफिस फिर से ज्वाइन किया, तो आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठ सकती है। ठीक है, आपके ऊपर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो भी बैठ सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये अलग है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है, ये जो चीज़ें है वो किसने किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट करेगा। तो कहने का मतलब है कि करप्शन के चार्जेस में पब्लिक सर्वेंट के ऊपर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और ये जो चीज़ है वो जियोपार्डाइज को, डबल जियोपार्डी को वॉलेट नहीं करेगी। तो याद रखना है कि ये जो चीज़ है वो डबल जियोपार्डी को वॉलेट नहीं करेगी। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये दूसरी चीज़ हो गई, और ये कोर्ट वाला जो है फैलाव की नहीं, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आपके ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कंस्टिट्यूशनलिज्म इज़ द फिलॉसफी ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि जो कंस्टिट्यूशनलिज्म है वो फिलॉसफी है किसकी, लिमिटेड गवर्नमेंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्सेस दिस फिलॉसफी। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं एक लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। तो कौन सा पार्ट गवर्नमेंट का इन दिनों में से कौन सा पार्ट जो है जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, 95 की अगर बात किया तो पहले लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट। क्या फंडामेंटल राइट लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है? हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल राइट लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या करता है, जैसे मान लिया पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक, और पार्लियामेंट का वो जो लॉ था, ठीक है, मान लीजिए आर्टिकल 13 के तहत पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, तो वो जो लॉ है वो बेसिकली क्या है, ये जो लॉ है कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं किसी आपके कोई फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो इसके वायलेशन के बिहाफ पे कोई इंसान जो है, ये जो इंसान है ये चला गया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के अनुसार। तो पार्लियामेंट को जो लॉ है वो क्या करना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दे दिया तो पार्लियामेंट ने जो ये लॉ बनाया है, ठीक है, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। ठीक, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, नहीं स्क्रैप करेगा तो उसको वैसे ही नल एंड वॉइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट में बहुत ताकत है। ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है उसको लिमिट कर सकते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट के प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है। तो ये चीज़ सही है। ठीक, नेक्स्ट बात करें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेटमेंट पॉलिसी। नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेटमेंट पॉलिसी जो है वो
वो बेसिकली स्टेट के वेलफेयर की बात करता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, स्टेट के वेलफेयर की बात, मतलब बेसिकली लोगों के वेलफेयर की बात करता है, ठीक है, कि लोग क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात करता है। गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए फॉर दी पीपल, ठीक है, तो लोगों के लिए कैसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, तो ये इसकी बात किस में की गई है, इसकी बात की गई है डीपीएसपी में, ठीक है। तो ये, लेकिन डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। फंडामेंटल राइट क्या थे, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल थे, इसीलिए लोग उसके लिए कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। लेकिन जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट को किसी भी तरह से हैम्पर नहीं करता, तो इस वजह से ये इन्फोर्सेबल नहीं है किसमें, कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। डीपीएसपी की बात की जाए तो 36 से 51 में आता है, ये पार्ट 4 में आता है, और जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में आता है, और ये आता है 12 से 35 के बीच में। फिर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं पार्ट 4A में आती हैं, और ये आती हैं 51A में। टोटल फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं वो 11 हैं, पहले 10 थी, जो 11वीं जो ऐड की है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऐड की है। और वो है क्या 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, वही अर्ली चाइल्डहुड केयर और राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करती है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये वो बातें बताती है क्या, कि सरकार को कौन से काम करने चाहिए, हमें कौन से काम करने चाहिए अपनी गवर्नमेंट की देखभाल के लिए। तो देखा जाए ये भी जो चीज़ें हैं वो भी गवर्नमेंट को लिमिट नहीं करती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, दैट इज़ दी 96 का ए, फंडामेंटल राइट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में, जो बात करता है किसके बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन, ठीक। क्या बोल रहा है कि जो इफ़ द नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन, अगर जो भी नेशनल इमरजेंसी है वो आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड में अगर वो डिक्लेयर होती है तो क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है द फंडामेंटल राइट अंडर द 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड, बेसिकली नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के यहाँ पे अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो जो आर्टिकल जो 19 है वो क्या है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। तो कैसा होगा, क्या नहीं, आर्टिकल जो 19 है इसमें पूछा क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 96 के हिसाब से बात किया जाए तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, कि फंडामेंटल राइट के में आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा अंडर दी आर्म्ड रिबेलियन। नेक्स्ट बात किया क्या, कि नेक्स्ट हमने क्या बात किया कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। प्रेसिडेंट क्या है, इसको बेसिकली प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है आपका राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओके, सो बेसिकली क्या है कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट है, कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, यानी कि जो आर्टिकल 20 और 21 है उसका इन्फोर्समेंट को बेसिकली प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर बात करता है द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड आर्टिकल 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 21 22 से कोई मतलब ही नहीं है, 20 और 21 है, इसको सस्पेंड नहीं किया सकता। तो उस हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सिर्फ दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग, इसके डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए द फर्स्ट इज़ दी आर्टिकल 358, ठीक है। आर्टिकल 358 क्या कहता है, बेसिकली आर्टिकल 358 के बारे में अगर बात की जाए तो 358 क्या कहता है। ओके, सो अब थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे आर्टिकल 358 में क्या होता है कि आर्टिकल 358 को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द आर्टिकल 19, यानी कि जो भी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे सारे के सारे। इट इज़ रिटन इन दी आर्टिकल 358। बट फिर क्या होता है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 78 में, और वहाँ पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 358 का जो स्कोप है उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और ये कह दिया कि जो आर्टिकल 358 है वो अप्लाई होगा सिर्फ कब केस में, अगर जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगी है ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर और द एक्सटर्नल एग्रेशन। आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी जो
लगती है अंडर आर्टिकल 352, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पर लगी है तो ही जो आपके सारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो क्या होंगे, सस्पेंड होंगे। आर्म्ड रेबिलियन पे अगर लगी है तो सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बाकी आर्टिकल 358 जो है वो एग्जीक्यूटिव के एक्शन को भी, अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन ले रही है, कोई टायरानी कर रही है, ठीक है, कोई टायरानी कर रही है, तो उससे भी क्या करती है वो, उससे भी आपको बचाती है। आर्टिकल 358 ये बचाता है आपको। तो कहने का मतलब है यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा था कि नेशनल नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द वॉर ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, तो आर्म्ड रिबेलियन से बेसिकली आर्म्ड रिबेलियन कोई ग्राउंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी का, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 359 ये क्या कहता है। आर्टिकल 359 कहता है कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, यानी कि 20-21 को छोड़ के बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो जाएगा, आपका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, बट इवन दो इन आर्टिकल 359 जो प्रेसिडेंट है वो आपको रोक नहीं सकता, ठीक है, कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ। तो प्रेसिडेंट आपको बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से रोक सकता है, लेकिन 20 और 21 के लिए अगर जा रहे हो आप आर्टिकल के लिए, उसको इन्फोर्स कराने के लिए, तो उसके लिए वो रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। दिस वॉज रिगार्डिंग दी आर्टिकल 359। ठीक है, तो 359 के रिगार्डिंग आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और बाकी मैंने इमरजेंसी के बारे में बता दिया। ठीक है, कि बेसिकली 3 तरह की होती है। मैंने बताया कि 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में हमारा जो है वो प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं या इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, और 360 में जो है वो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो कि अभी तक नहीं लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में, लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है। पहले लिखा हुआ है इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 350B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है बेसिकली वो सही है कि जो इसका जो ऑफिस है उसको कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर आर्टिकल 350B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट इज it can investigate all the matters relating to the safeguard of the provided for both the linguistic and the religious minority under the constitution। तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये गलत है, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर है, लिंग्विस्टिक लॉ ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भी है, तो वो जो है बेसिकली वो सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिकली की जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है सिर्फ उनको देखता है। माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको नहीं देखता। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और ये सही है कि जो 350B है, ठीक है, 350B में क्या बात किया गया है, ये एक जो स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर दी 350B, और इसका जो मेंशन किया गया है इट इज़ इन दी पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या कर रहा गया है, मेंशन किया गया है। और ये जो ऑफिसर है वो सिर्फ मैटर देखता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है ओनली विद द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है सिर्फ उनसे रिलेटेड मैटर को देखता है, रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड मैटर को नहीं देखता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी ये जो ऑफिसर है दैट इज़ द ऑफिसर ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये क्या है, ये एक रिपोर्ट को जनरेट करेगा और उस रिपोर्ट को किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, और फिर वो रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट अगर कोई भी जो स्टेट कंसर्न स्टेट है तो उसकी जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर भी इसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी दिस। और हमारे क्या अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो हमारे पास कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये चीज़ आपको कुछ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। विद रेफरेंस which of the following initiatives of the government is said to be given effect to the directive principle of state and policy, यानी कि कौन सा इसमें से प्रोविज़न है जो DPSP के इफेक्ट को बढ़ाता है, यानी कि कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज सेट टू बी गिवन टू द इफेक्ट द DPSP, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोविजंस है, इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है जो DPSP के इनिशिएटिव को क्या करता है, बढ़ाता है। तो पहला लिखा हुआ है कि ओल्ड पेंशन एज स्कीम फॉर द पीपल अबव द एज ऑफ द 65, यानी कि जो 65 एज के पीपल हैं उनको अगर बात किया जाए, उनको हम पेंशन दे रहे हैं, तो क्या ये DPSP के प्रोविजंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल सही है कि ये जो है ये DPSP के प्रोविजंस के अंतर्गत आता है। और इसके लिए हमने जैसे आर्टिकल 41 में हमने बात किया गया है, आर्टिकल 41 में इसके लिए बात किया गया है।
ठीक है। यहाँ पर बात की गया है कि सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू द पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड द सिक एंड द डिसअबेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ दी अडॉप्टेशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1973। ठीक है, तो बिल्कुल अगर ये भी जो सही है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है 1973, दैट इज दी, आप उसको सीआरपीसी एक्ट ऑफ 1973 बात करते हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, ये भी जो डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। और उसमें से भी स्पेशली अगर बात किया जाए जो आर्टिकल 50 है, ठीक है, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 50 है, ठीक है, 50 आर्टिकल क्या कहता है, 50 आर्टिकल कहता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव के जो प्रिंसिपल है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, ये इम्प्लांट करता है, तो ये सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये भी आर्टिकल 48 ऑफ द डीपीएसपी को क्या करता है, प्रमोट करता है, जिसमें हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं, तो ये भी सही है। द फोर्थ वन इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है, तो ये भी सही है कि ये जो प्रोग्राम है ये भी है, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43 को प्रमोट करता है। आर्टिकल 41 में क्या लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग द राइट टू वर्क, ठीक है, और जो कि 43 में क्या लिखा हुआ है, लिविंग वेज टू ऑल द वर्कर्स। तो बेसिकली 41 और 43 आर्टिकल को प्रमोट करता है डीपीएसपी के, तो यानी कि जो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डीपीएसपी की बात किया जाए तो डीपीएसपी जो है वो बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा डीपीएसपी जो है वो हमारा 36 से 51 के बीच में आता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। टीम इंडिया विंग्स ऑफ द नीति आयोग कंप्राइजेस ऑफ, जो नीति आयोग की जो टीम इंडिया की जो विंग्स है, ठीक है, ये इसके कौन कौन से लोग इसके मेंबर, ठीक है। तो अगर नीति आयोग की टीम इंडिया विंग के बारे में बात किया जाए तो नीति आयोग में कई सारी विंग्स होती हैं, ठीक है, पर यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो करेक्ट है हमारा बी, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द एवरी स्टेट एंड दी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। ये क्या है, ये टीम इंडिया की बेसिकली जो टीम इंडिया विंग्स हैं नीति आयोग की, वो किससे बनती हैं, वो बनती हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे स्टेट से वो, और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं उससे बनती हैं। टीम इंडिया की अगर विंग्स की बात की जाए तो कई सारी टीम इंडिया की विंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं एक रिसर्च विंग, ठीक है, रिसर्च विंग ये भी एक टीम इंडिया की विंग है। उसके साथ साथ उनकी कंसल्टेंसी एक विंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ टीम इंडिया की विंग्स हैं। टीम इंडिया के बारे में और बात करें तो ओके, सो नीति आयोग की थोड़ी सी बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग जो है वो क्या है, कि बेसिकली नीति आयोग क्या है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2015 में हुआ था। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, उनको अपॉइंट करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एक होती है क्या नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, उस काउंसिल में कौन होता है, सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, सारे स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, सारे यूनियन टेरिटरी के, ये पता होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया इसकी गवर्निंग काउंसिल। दूसरा क्या होता है, एक होता है नीति आयोग की रीजनल काउंसिल, तो उसकी रीजनल काउंसिल में कौन होंगे, जो भी एड्रेस द रीजनल इश्यूज़, जो रीजनल काउंसिल है उसमें रीजनल इशू को क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। और उस रीजनल काउंसिल जो होगी वो कंप्राइजेस होगी जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उसका जो चेयरपर्सन होगा रीजनल काउंसिल का वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एक्स ऑफिशियल मेंबर की बात की जाए तो मैक्सिमम जो होते हैं वो 4 होते हैं फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ द मेंबर मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि नीति आयोग के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द टीम इंडिया हब, ठीक है, इसकी हमने बात भी क्वेश्चन में की, और दूसरा है बेसिकली द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया जो हब है ये बेसिकली क्या है, ये इंटरफेरेंस की ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, और दूसरा है नॉलेज इनोवेशन हब जो कि क्या है, थिंक टैंक एक्यूमेन है किसका, नीति आयोग का। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। सो फाइनली वी रीच्ड ऑन आर क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। नीति आयोग के क्वेश्चन वाली हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फॉलोइंग टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीजन्स, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी इनमें से चीज़ है जो भारत अपने सिटीजन्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं दी इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस। क्या इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हमने आर्टिकल 18 में बात किया था कि अबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल। तो
जब अबोलिशन ऑफ टाइटल हो गया, यानी कि कोई भी टाइटल किसी को नहीं मिल रहा है स्पेशली, तो सारे लोग क्या हो गए, सारे लोग इक्वल हो गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा अबोलिशन ऑफ टाइटल में भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स, ठीक है, पद्मा अवार्ड्स ये नहीं आते हैं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस बिल्कुल सही है कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिटीजन्स को दी गई है अंडर दी आर्टिकल 16 ऑल्सो, ठीक है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को आर्टिकल 60 के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ठीक, देखिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम जैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है इंडिया में, ठीक, मतलब सिटीजन्स को। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल सही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये दी गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 दो टाइप की चीज़ों के बारे में बात करता है। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, और उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ जो है सबके लिए क्या है, समान है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए जो हमारा 1, 2 और 4 जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो ये हमने अपनी विजन टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट किया। दिस वॉज द टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट के साथ हम जल्दी मिलेंगे। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में रखें और फीडबैक दें कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर्स। अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप उसे भी बताएं। आपको ये जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा और उनको समझूंगा और उस हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करूँगा। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।